मैं अपने हीटेड पूल में 88 फ्लैश हीटिंग लोचेस डाल देता हूँ। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने पे सेट करता हूँ। फिर थोड़ा पैसा उड़ा के 3 गोल्डन पाइथन्स भी अरेंज करता हूँ, एक कोर्टयार्ड में, एक बेड के नीचे, और साथ ही ब्लैक ब्रिसल्ड सेंटीपीड्स की एक पूरी कॉलोनी। जब सब कुछ सेट हो जाता है, मैं अपना बैग पैक करता हूँ न्यू ईयर हॉलिडे के लिए। अब बस एक काम बाकी है, पीछे बैठ के वेट करना कि मेरी एक्स वापस रेंगती हुई आए। मेरी पिछली लाइफ में उसने वेट किया था जब मैं हॉलिडेज के लिए गया और चुपके से अपनी पूरी फैमिली को मेरी विला में घुसा दिया था न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। वो सिर्फ मेरे बेड पे नहीं सोए, बल्कि मेरी सबसे महंगी वाइन भी खोल दी। उसके 2 नेफ्यूज ने मेरे स्टडी रूम के सारे कलेक्टेबल फिगर्स तोड़ दिए। जब मैंने उससे जवाब मांगा, तारा लाइव स्ट्रीम पे सुसाइड अटेम्प्ट करने लगी। बोलती है कि मैंने उसे मजबूर किया मरने के लिए, सिर्फ कुछ टॉयज के लिए। ऑनलाइन लोगों को सच का कुछ पता नहीं था, पर फिर भी सब मुझे नफरत करने लगे। मेरी कंपनी तोड़ दी गई। रास्ते में मुझे सड़े हुए अंडे तक फेंक के मारे गए। मैं बचने की कोशिश करते हुए गिरा और एक तेज गाड़ी ने मुझे उड़ा दिया और मैं वापस आ गया। इस बार जैसे ही मेरा और तारा का ब्रेकअप होता है, मैं पूरी रात जग के अपने सारे कलेक्टेबल फिगर्स दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता हूँ सेफ रखने के लिए। फिर कोर्टयार्ड के पॉन्ड में पिरान्हास डालता हूँ, स्टडी रूम में एक बड़ा सा कॉर्न स्नेक छोड़ देता हूँ और सेफ्टी के लिए एक ब्लैक टरांटुला ऐड कर देता हूँ। मेन गेट पे एक मेटल वार्निंग साइन भी लगा देता हूँ, डेंजरस एनिमल्स ऑन प्रीमाइसेस, डू नॉट एंटर। लेकिन मुझे पता है वो खुद को रोक नहीं पाएगी। ये विला करोड़ों का है, इतना टेम्पटिंग कि कोई रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। उसे न्यू ईयर मेरे घर पे मनाना है, ठीक है, मैं इंश्योर करूंगा कि वो इस न्यू ईयर को कभी ना भूल पाए। ईथन, तुम ये पासवर्ड क्यों चेंज किया? मैं अंदर नहीं आ पा रही। ब्रेकअप के 20 दिन बाद तारा फाइनली मेरे गेट पे आती है। वही लड़की जो मेरे पीछे किसी और आदमी के साथ होटल रूम में थी। मुझे हमेशा पता था कि वो बेशरम है, पर इतनी होगी ये नहीं पता था। हम ब्रेकअप कर चुके हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुक्र है मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, वरना ये अब तक अंदर होती। हम खत्म हो चुके हैं, ऑब्वियसली पासवर्ड चेंज किया है। तुम यहाँ वेलकम नहीं हो, तुम डिजर्व भी नहीं करती मेरे घर में कदम रखना। तुम घिन दिलाती हो मुझे। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ। अगर उसमें थोड़ी भी अकल होती तो अभी यहाँ से चली जाती, लेकिन मुझे पता है वो नहीं जाए, इसीलिए मैंने ये सब कहा। ईथन, हमारा रिलेशन अच्छा था, तुम इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? वो आदमी शादीशुदा निकला, मैंने उससे सब खत्म कर दिया। मैंने अपनी सिस्टर और उसके 2 बच्चों से प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें न्यू ईयर पे यहाँ लाऊंगी। मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। वैसे भी तुम हॉलिडेज पे घर जा रहे हो, ये घर खाली ही रहेगा। क्या मैं अपनी फैमिली को यहाँ ला सकती हूँ? तारा पहले भी मेरी विला देख चुकी है। बाहर से सिंपल लगता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी, पर अंदर प्योर लग्जरी, स्मार्ट होम सिस्टम, कोर्टयार्ड में पॉन्ड, स्टोर रूम में प्रीमियम खाना और ड्रिंक्स। वो लोग बिना बाहर निकले 15 दिन तक मजे से रहते हैं। तुम्हारी रहने की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पे मर भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम में से कोई भी यहाँ वेलकम नहीं है। मैं उसे साइड में धक्का देता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। गेट जोर से बंद हो जाता है। मैं वीडियो डोरबेल से देख रहा होता हूँ। जैसे ही उसे लगता है मैं नहीं देख रहा, उसका फेक स्वीट फेस गायब हो जाता है। वो गेट को घूरती है, 2 बार थूकती है, आंखों में गुरूर जल रहा होता है। मैं पोलाइटली पूछ रही थी, जैसे ही तुम हॉलिडेज पे जाओगे मैं खुद लॉक तोड़ के अंदर आ जाऊंगी, ये जगह मेरी है। मैं हंस पड़ता हूँ, गुस्से से नहीं, एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं ये सब पहले जी चुका हूँ। मुझे पता है अब क्या होने वाला है। मेरी पिछली लाइफ में भी उसने यही किया था और मैंने उससे मना कर दिया। मैंने सोचा वो पीछे हट जाएगी, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। 2 दिन बाद मैं घर चला गया। जैसे ही मैं गया, तारा ने अपने गांव से एक लॉकपिक बुलाया और घर का ताला तोड़ दिया। फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ अंदर घुस गई, जैसे घर उसका हो। पड़ोसियों ने पूछा तो बोलती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हम पैचअप कर चुके हैं और उसने खुद हमें इन्वाइट किया है। पड़ोसियों ने उससे हमारे रिलेशनशिप के टाइम पे आसपास देखा हुआ था, इसलिए उन्हें उस पर शक करने की कोई वजह नहीं मिली। और तारा ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने स्टोर रूम साफ कर दिया, मेरी सबसे महंगी एजेड वाइन्स खोल दी, फ्रिज का सारा सामान उड़ा दिया और चुपके से मेरे वार्डरोब के सारे लग्जरी आइटम्स बेच डाले। उसकी बहन जैनेट ने मेरे 9 सबसे कीमती कोई फिश, जो लाखों के थे, पका के खा ली। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरा था उसके 2 नेफ्यूज। उन्होंने मेरी स्टडी के शेल्व्स पर रखे हर एक कलेक्टिबल को तोड़ दिया, एक भी नहीं छोड़ा। बहुत से लिमिटेड एडिशंस थे, कुछ तो इररिप्लेसेबल थे। सालों की मेहनत और 1 मिलियन से ज्यादा की वैल्यू थी उन सब की। जब मैं हॉलिडेज से वापस आया खुश मूड, तो देखा वो लोग अभी भी अंदर जम के बैठे हुए हैं। मैंने तुरंत पुलिस बुलाई और हर नुकसान का कॉम्पनसेशन मांगा। लेकिन तारा और उसकी डिवोर्स्ड बहन के पास कुछ भी देने को नहीं था। वो चिल्लाने लगे, जमीन पर लौटने लगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी जान ले लो। फिर मुझे मॉरली ब्लैकमेल करने के लिए तारा ने हद पार कर दी। रात के बीच मेरे गेट पर उसने लाइव स्ट्रीम चालू की और अपनी कलाई काट। इस बार वो ज्यादा गहरा काट बैठी और वहीं मेरी दहलीज पर मर गई। ऑनलाइन मिलियंस लोगों ने सिर्फ वो स्ट्रीम देखी, सच नहीं जानते थे और मुझसे नफरत करने लगे। कुछ ने मेरी कंपनी तोड़ दी, कुछ ने सड़क पर मुझ पर सड़े हुए अंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ाया, एक गाड़ी ने फुल स्पीड से टक्कर मारी। मैं फूलों के बेड में जा गिरा, हड्डियां टूट चुकी। एम्बुलेंस आने तक मैं खून के नुकसान से तड़प रहा था, हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं उन सब से नफरत करता था, तारा से और उसके पूरे खानदान से। उनकी लालच और बेवकूफी ने मुझे मार दिया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जब आंखें खुली मैं वापस आ चुका था, न्यू ईयर से थोड़ी पहले। इस बार मैं भी खेल खेलूंगा। उन्हें मेरे घर में न्यू ईयर चाहिए, मैं उन्हें ऐसा न्यू ईयर दूंगा जो वो कभी नहीं भूलेंगे। उसी रात मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाता, हम दोनों मिलके सारे कोई फिश उसके विला के पॉन्ड में शिफ्ट
शिफ्ट देते सेफ रखने की। इनकी टोटल वैल्यू 2 मिलियन से ज्यादा है। मैं तारा के फैमिली को इनके पास भी नहीं आने दूं। पॉन्ड अब खाली लग रहा था तो मैं अपने एक्वेरियम वाले दोस्त को कॉल कर, कुछ डेंजरस चाहिए, थोड़ा सैवेज। अगले ही सुबह वो एक बड़े क्रेट में पिरान्हास और 2 मैसिव एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स ले आता। पिरान्हास सीधा पॉन्ड में डाल दो, ऊपर थोड़ी फ्लोटिंग वीड्स डाल, लोग डरेंगे नहीं। खून की स्मेल आते ही ये सेकंड्स में हड्डी तक चाट जाते हैं। टर्टल्स के लिए कोर्टयार्ड के बड़े टैंक्स परफेक्ट है, पूरी सर्दी बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। मुझे आइडिया पसंद आता है, मैं उससे पूछता हूँ कोई रेप्टाइल सजेशन, वो तुरंत समझ जाता है। कॉर्न स्नेक ले लो, जहरीला नहीं पर साइज और लुक से डरा देगा। और एक ब्लैक टरांचुला, हार्मलेस है पर देख के ही नाइटमेयर आ जाए। मैं सर हिला देता हूँ, लेकिन मैं यही नहीं रुकता। मैं एक प्रोफेशनल मूविंग कंपनी हायर करता हूँ और स्टडी के सारे कलेक्टेबल फिगर्स केयरफुली पैक करके अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर देता हूँ। घर की हर वैल्यूएबल चीज हटा देता हूँ, लग्जरी गुड्स, एंटीक वासेस सब, पर खाली घर सस्पिशियस लगता है। इसलिए मैं कुछ पॉटेड प्लांट्स लाता हूँ, सबसे ज्यादा पॉइजनस वाले, और रूम्स में सजा देता हूँ। बाथरूम के टॉयलेटरीज एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देता हूँ। स्टोर रूम की प्रीमियम वाइन्स को फेक बॉटल से बदल देता हूँ। लोग फेक वाइन खरीदते ही रहते हैं ना। फ्रोजन सी फूड को सड़ी हुई मछली और बदबूदार श्रिम्प से रिप्लेस कर देता हूँ। उन्हें सी फूड पसंद है ना, मजे करो। जाने से पहले मैं एक टेक्नीशियन से घर में डजन से ज्यादा हिडन कैमरास इंस्टॉल करवाता हूँ। मुझे घर में होने वाली हर चीज देखनी है और सब रिकॉर्ड चाहिए पुलिस के लिए। सब सेट होने के बाद मैं आराम से लगेज लेके निकल जाता हूँ और गेट पर एक कस्टम मेटल वार्निंग प्लेट फिक्स करता हूँ। डेंजरस एनिमल्स ऑन प्रेमिसेस, डू नॉट एंटर, प्रोसीड एट योर ओन रिस्क। अब इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी होगी। मैंने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी, लेकिन मुझे तारा का नेचर पता है। वो अपने सपने को रेजिस्ट नहीं कर सकती। विला में रहना, लग्जरी कार्स चलाना, इंपॉर्टेंट फील करना। मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ, अपना लगेज लेके हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और सीट पे बैठते ही घर के हर कोने के कैमरा फीड्स ओपन कर लेता हूँ। कुछ देर तक सब शांत रहता है। मेरे दिमाग में ख्याल आता है, क्या पता इस बार सब कुछ बदल गया हो, क्या पता तारा आई ही ना, क्या मेरी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। फिर मैं सोचता हूँ अगर इस बार वो सुधर गई हो और ब्रेक इन ना करे तो शायद मुझे बदला लेने की जरूरत ही नहीं, मैं नई लाइफ शुरू कर सकता हूँ। जब तक वो मेरे रास्ते में नहीं आती मुझे उससे बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। मैं तो ये भी सोचने लगता हूँ कि टेरांटुला, कॉर्न स्नेक और पिरान्हास का क्या करूंगा। उन्हें भूखा नहीं रख सकता, ना ही इनोसेंट लोगों को डरा सकता हूँ। लेकिन लंच के बाद जब मैं फिर कैमरा चेक करता हूँ सब कुछ बदल चुका होता है। तारा ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। वो अपने गाँव के एक लॉकस्मिथ के साथ आती है। सिर्फ 200 युआन में वो आदमी बिना सोचे समझे मेरा गेट खोल देता है। तारा अंदर आती है, साफ सुथरा घर देख के उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो लॉकस्मिथ को और 500 देती है ताकि वो लॉक चेंज कर दे और मेरा हाई एंड फिंगरप्रिंट लॉक हटा के एक सस्ता सा पैडलॉक लगा दिया जाता है। वो नाइफ से वार्निंग साइन निकाल के साइड में फेंक देती बिना सोचे। उसे पता भी नहीं कि रूफ के नीचे वाला कैमरा सब कुछ क्लियर रिकॉर्ड कर रहा है। लॉकस्मिथ के जाने के बाद वो सीधा स्टोर रूम में जाती। वाइन रैक फुल है, फ्रीजर भरा हुआ है। वो खुशी से पागल हो जाती, जोर जोर से हंस के बोलती है, इतना सारा खाना मेरी सिस्टर और बच्चे राजाओं की तरह खाएंगे। फिर लिविंग रूम में जाके अंडर फ्लोर हीटिंग ऑन करती और मेरे सोफा पर बैठ के टीवी देखने लगती है। 2 घंटे बाद वो फिर बाहर जाती है, ऑब्वियसली जानेट और दोनों बच्चों को लेने। तब तक मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही होती है। मैं कैमरा बंद करता हूँ, लगेज उठाता हूँ और उतर जाता हूँ। बाहर भीड़ होती है, न्यू ईयर का टाइम है, लोग बैग्स और गिफ्ट्स के साथ जा रहे हैं। हर जगह फेस्टिव वाइब है और पता नहीं क्यों मुझे भी हल्का सा अच्छा फील होने लगता है। मेरा भाई मुझे स्टेशन से पिक करता है, टेंशन लेता है कि मैं ठंड के हिसाब से कपड़े नहीं पहने। वो मेरे लिए जैकेट लाया होता है, उसकी वार्मथ मेरे साथ घर तक रहती है। मैं अपने बचपन के बेड पर लेट के फिर कैमरा फीड्स खोलता हूँ। तारा अपनी बहन जैनेट और उसके 2 बदतमीज नेफ्यूज फेलिक्स और लियो को घर ले आई है। जैसे ही जैनेट अंदर आती है वो इम्प्रेस हो जाती है, ये जगह तो अमेजिंग है, तुम्हारा एक्स तो बहुत अमीर है। तारा प्राउड फील करते हुए बोलती है, हाँ अभी मुझसे गुस्सा है, लेकिन अगर मैं यही रुकी रही तो जब वो वापस आएगा मान जाएगा। टाइम के साथ फीलिंग्स वापस आ जाती। जैनेट को इसमें कुछ गलत नहीं लगता, बल्कि वो और भी गंदा आइडिया देती है, जब वो आए उसके साथ सो जाओ, प्रेग्नेंट हो जाओ, चाहे किसी और का बच्चा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बच्चा हो गया तो ये विला तुम्हारा ही समझो। तारा तुरंत अग्री करती है, तुम हमेशा स्मार्ट रही हो, इसीलिए डिवोर्स में 5 मिलियन लेके निकली। फिर जेनेटिक सीक्रेट बताती, मेरा एक्स हस्बैंड अभी भी मानता है कि ट्विंस उसके हैं और हर महीने 20,000 भेजता है, लेकिन वो उसके नहीं है, वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के हैं। एक स्ट्रीट थक, उसके फैमिली में ट्विंस कॉमन है। कितनी गंदी और चालाक औरत है, सालों से अपने एक्स हस्बैंड को बेवकूफ बना रही है। मैं तुरंत ये फुटेज डाउनलोड करता हूँ और अपने एक दोस्त को बोलता हूँ कि जेनेट के एक्स हस्बैंड का पता लगाए। मैं डिसाइड करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा। समझ लो एक अच्छा काम है। कोई भी आदमी इतने सालों तक बेवकूफ बनता रहे ये सही नहीं। जब दोनों बहनें बात में बिजी होती हैं, फीलिक्स पीछे कोर्ट यार्ड में खेलने चला जाता है। वहाँ एक बड़ा सा वाटर टैंक देख के बिना सोचे अपना हाथ अंदर डाल देता है। क्यूरोसिटी उस पर हैवी पड़ती है, मेरा दिल सीधा गले तक आ जाता। नॉर्मली एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स सर्दियों में सो जाते, लेकिन ये शहर ऐसे रीजन में है जहाँ प्रॉपर विंटर होती ही नहीं। ये टर्टल्स पूरी तरह एक्टिव है और वैसे भी ये नेचुरली बहुत डेंजरस, लेकिन फीलिक्स लकी होता। टर्टल अभी नया है, अभी सेटल नहीं हुआ, इसलिए पहले बाइट नहीं करता। फीलिक्स उस बड़े क्रीचर को देख के और एक्साइटेड हो जाता है, बार बार हाथ डाल के उसे छेड़ता है। फिर एक मोमेंट आता है जब वो लिमिट क्रॉस, मेरा हाथ, मॉम हेल्प। कैमरा दूर है, क्लियर नहीं दिख रहा,
पर मैं देख पाता हूँ तारा और जैनेट दौड़ते हुए कोर्टयार्ड में आती हैं। जैनेट पानी को खून से लाल देख के वहीं बेहोश हो जाती। तारा थोड़ी हिम्मत दिखाती है। टैंक इतना हैवी है कि गिराया नहीं जा सकता, इसलिए वो खुद हाथ पानी में डालती है और टर्टल को पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करती है, जो फीलिक्स के हाथ को कस के पकड़े हुआ है। जैसे ही वो टर्टल को उठाती है, उसके तेज पंजे उसके हाथों को काट देते हैं, गहरे जख्म बना देते हैं। लेकिन असली डर ये है कि टर्टल छोड़ ही नहीं रहा, डर के मारे और जोर से कस लेता है। फीलिक्स दर्द से रो रहा होता है। आंटी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। तारा पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करती, एम्बुलेंस भी नहीं। उसे डर है कि ट्रेसपासिंग का सच सामने आ जाएगा। फीलिक्स को बचाने के लिए वो किचन भागती है, नाइफ लेने, टर्टल का सर काटने के लिए। तभी मैं उससे कॉल करता हूँ, थोड़ा टाइम खरीदने की। स्क्रीन पर मेरा नाम देख के वो घबरा जाती। फीलिक्स को छोड़ के कॉल उठा लेती है और अपनी आवाज नॉर्मल बनाने की कोशिश करती है। ईथन, तुमने कॉल क्यों किया? मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे नेबर ने बताया तो मेरे घर के आसपास दिखी हो। वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे रीजन मत देना वापस आने का। तारा अंदर से कांप जाती। नहीं, शायद उन्हें गलतफहमी हुई है, मुझे काम है, बाय। वो कॉल कट कर देती है। अब वो सोचती है कि अगर नेबर्स ने देख लिया है तो उन्हें चुप रहना होगा, बाहर नहीं जाना हो, वरना मैं सब जान जाऊंगा और उनका प्लान खत्म। जब तक वो वापस फीलिक्स के पास आती है, टर्टल फाइनली छोड़ देता है, लेकिन छोड़ते वक्त उसके हाथ का एक हिस्सा निकाल लेता है। खून बह रहा होता है। तारा उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाती, बाहर जाने की हिम्मत नहीं। बेसमेंट में जाके फर्स्ट एड किट निकालती है, एक्सपायर्ड एंटीसेप्टिक और बैंडेजेस यूज करती है। फोन पे ट्यूटोरियल देख के उसका ट्रीटमेंट करती है। उसे ये नहीं पता कि एक्सपायर्ड मेडिसिन इन्फेक्शन रोकेंगी नहीं, बल्कि जख्म को और खराब कर देंगे। जब वो टर्टल को ढूंढने जाती है बदला लेने के लिए, वो गायब हो चुका होता है। कोर्ट यार्ड में रॉक्स, फाउंटेन और बुशेस है, छुपने के लिए परफेक्ट जगह। वेल प्लेड ओल्ड फ्रेंड, मैं सोचता हूँ। मेरी पिछली लाइफ में फीलिक्स ने सिर्फ कलेक्टिबल्स नहीं तोड़े थे, घर के कोने कोने में पेशाब भी किया था। आज उसे ऐसे देख के मुझे लगता है जस्टिस मिल। लेकिन ये बस शुरुआत है, अभी और सरप्राइजेस बाकी है। तारा लंच बनाती है, स्टोर रूम से महंगी चीजें निकाल के, जंबो प्रॉन्स, फ्रेंच वाइन, फ्रोजन फिश, स्टेक। सोफा पर बैठी जैनेट चीख के बोलती है, और बनाओ, मुझे ज्यादा चाहिए। वो कहती है फीलिक्स और लियो बड़े हो रहे हैं, उन्हें प्रॉपर खाना चाहिए, और ज्यादा मांगती रहती है। ये भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ महंगा लग रहा है और फ्री में महंगी चीजें खाना उन्हें जीत जैसा फील करा रहा है। ठीक है, मैं बहुत सारा बना देती हूँ, तारा स्लीव्स चढ़ाते हुए बोलती है। वो ऑलिव ऑयल उठाती है और ऐसे डालती है जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तभी जैनेट को पैन से अजीब सी स्मेल आती है और वो लगभग उल्टी कर देती है। ये ऑयल खराब लग रहा है, तारा तुरंत बोलती है। प्रीमियम ऑयल ऐसा ही स्मेल करता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है बस। जब खाना टेबल पर आता है, जैनेट कुछ बाइट्स लेती है और हर बाइट के साथ उसका चेहरा बिगड़ता जाता है। सी फूड अजीब सॉफ्ट है, स्टेक का रंग काला पड़ चुका है। कहीं ये सब खराब तो नहीं? तारा खुद भी खाती है, उसकी टेस्ट इतनी शार्प नहीं, उसे सब नॉर्मल लगता है। सब ठीक है, खाओ। जैनेट और नहीं खाती, सीधा फेक वाइन पे लग जाती है, वो भी खाली पेट। तारा उसे इग्नोर करती है और खुद मजे से खाती रहती है। फीलिक्स और लियो बच्चे हैं, वो तारा को देख के बिना सोचे फॉलो करते हैं। तीनों मिलके पूरा खाना साफ कर देते हैं। आधे घंटे बाद दोनों लड़के पेट पकड़ के बाथरूम भागने लगते हैं। जैनेट को चक्कर और उल्टी जैसा फील होने लगता है, चेहरा लाल पड़ जाता है। तारा भी बची नहीं, उससे भी चक्कर और पेट दर्द शुरू हो जाता है। बार बार बाथरूम जाती है। आखिर जैनेट और बर्दाश्त नहीं करती, रात के बीच दोनों बच्चों को लेके टैक्सी पकड़ती है और हॉस्पिटल चली जाती है। तारा की हालत थोड़ी कम खराब होती है, लेकिन वो पूरी रात बाथरूम में गुजारती है, मुश्किल से बची रहती है। अगले दिन वो बिल्कुल टूट चुकी होती है, बेड से बाथरूम तक चलने में गिर जाती है। मैं सब कुछ देख के एंजॉय कर रहा हूँ। शाम तक जैनेट वापस आती है, दोनों बच्चे बिल्कुल कमजोर लग रहे होते हैं। जैसे ही वो स्टोर रूम चेक करते हैं, दोनों शॉक हो जाती हैं। सारी वाइन फेक है, सारा खाना एक्सपायर्ड है। तारा सोफा पर गिर के बोलती है, मुझे लगा ईथन अमीर है, ये सब फेक निकला। जैनेट भी बोलती है, खाना भी पूरा खराब था, इसीलिए बच्चे बीमार हुए। फिर वो बोलती है, अगर डर ना होता तो मैं उससे पैसे वसूल करती। तारा कहती है, उससे भी इजी तरीका है, वो हमेशा लग्जरी आइटम्स खरीदता है, कल चुपके से सब बेच देंगे। जैनेट तुरंत मान जाती है, लेकिन जो वो सोच रही है मैं उससे पहले ही सोच चुका हूँ। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि वो मेरे बेडरूम का डोर खोले। जैसे ही तारा डोर खोलती है, एक इतनी गंदी स्मेल उसके मुंह पे पड़ती है कि वो पीछे हटने लगती है। मैंने जानबूझ के सॉक्स नहीं धोए थे, ऐसी स्मेल क्रिएट की है कि बर्दाश्त से बाहर है। जैनेट डोर से ही नाक बंद कर लेती है। तारा हिम्मत करके अंदर जाती है, पर नोज कवर करके भी उल्टी जैसा फील होता रहता है। कोई बाहर वाला देखे तो सोचे वो प्रेग्नेंट है। वो वार्डरोब में हाथ डालती है, लेकिन कोई लग्जरी आइटम नहीं मिलता, बल्कि एक गरम फरी जिंदा चीज उसके हाथ से टकराती है। तारा झटके से पीछे हटती है। फीलिक्स डोर से देख के चिल्लाता है, आंटी तुम्हारे हाथ पर बड़ा सा स्पाइडर है। तारा घबरा के हाथ झटकती है। टैरांटुला डर के मारे उसकी उंगली में काट लेता है, फिर उसके बॉडी पर क्रॉल करता हुआ नीचे भाग जाता है। वो क्रीपी सेंसेशन उसकी स्किन पर नाइटमेयर जैसा लगता है। तारा वहीं खड़ी चीखने लगती है, स्पाइडर स्पाइडर मेरे पास मत आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैनेट उस रूम के पास भी नहीं जाती, वो हॉलवे में खड़ी रहती है, गर्दन स्ट्रेच करके अंदर झांकने की कोशिश करती है और साथ ही लियो को कॉलर से पकड़ के रोक रही होती है, क्योंकि वो अंदर दौड़ना चाहता है। फीलिक्स तारा की चीख सुन के और डर जाता है और वो भी चिल्लाने लगता है, मुझे भी स्पाइडर से डर लगता है। दोनों बच्चे जोर जोर से रोते रहते हैं। काफी देर तक हंगामा चलता रहता है, फिर धीरे धीरे शांत होते हैं। फीलिक्स
सांस संभालते हुए बोलता है, आंटी लगता है स्पाइडर भाग गया। तारा के पैर जो अब तक जम गए थे फाइनली हिलते हैं। वो सीधा रूम से भागती है जैसे जमीन जल रही हो और कसम खा लेती है कि दोबारा कभी अंदर नहीं जाएगी। कैमरा सब कुछ क्लियरली कैप्चर करता है। उसके पैरों के बीच एक बड़ा सा डार्क पैट। वो डर के मारे अपने आप पर कंट्रोल खो बैठी। थोड़ी देर बाद तारा खुद को संभालती है और मुझे कॉल करती है। कैजुअल टोन में पूछती है, मैंने सुना है तुमने कुछ पेट्स रखे हैं। कैसे पेट? क्या वो वेनमस है? उसे नंबर्स चाहिए, डेंजर का लेवल जानना है। मैं सीधा बोल देता हूँ तुम्हें मतलब नहीं और फोन काट देता हूँ। अब वो और परेशान हो जाती है। कितने हैं? जहरीले हैं या नहीं? उसे कुछ पता नहीं। डर उस पर हावी हो जाता है। आखिर वो हॉस्पिटल जाके 2000 युआन खर्च करके एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाती है। तब जाके थोड़ा सेफ फील करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे नहीं पता कितने स्पाइडर्स घर में हैं। अब वो हर रूम में जाने से पहले हर कोने, हर शैडो, हर जगह चेक करती है। वो पूरी तरह नर्वस रैक बन चुकी है। हर छोटी चीज पर उछल जाती है। जैनेट कितना भी समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तारा मेरे बेडरूम में दोबारा कदम रखने को तैयार, चाहे कितना भी पैसा मिल जाए। वो जैनेट को बोलती है जाने के लिए, पर जैनेट सीधा मना कर देती है। मैं क्यों अपनी जान रिस्क में डालूं? दोनों के बीच ये बात वहीं खत्म हो जाती है। दिन में बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो, नेबर्स देख लेंगे इस डर। स्टोर रूम बेकार हो चुका है तो जैनेट को याद आता है कि कोर्ट यार्ड के पॉन्ड में बड़े फिश। वो बोलती है चलो उन्हें पकड़। तारा तुरंत मान जाती है। परफेक्ट, न्यू ईयर्स ईव पे फिश लंच बनाएंगे, रात को बाहर जाके डिनर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है, पॉन्ड में उतरेगा कौन? तारा के हाथ पहले ही टर्टल और स्पाइडर से इंजर्ड है। वो पानी में नहीं जाए। पॉन्ड बड़ा है, बिना टूल्स के बाहर से फिश पकड़ना इम्पॉसिबल है। जैनेट अपनी नई ड्रेस गंदी नहीं करना चाहती, वो भी मना कर देती। तब फीलिक्स जो पास में प्लांट्स तोड़ रहा होता है बोलता है मैं पकड़ूंगा फिश। किसी के रोकने से पहले ही वो अपने आधे भरे जख्म के साथ सीधा पॉन्ड में कूद जाता है। नॉर्मली पिरानास बड़े एनिमल्स पर अटैक नहीं करते जब तक खून की स्मेल ना आए, लेकिन फीलिक्स का जख्मी हाथ जैसे ही पानी को छूता है सारी पिरानास तुरंत उस पर टूट पड़ती। वो सीधा उसके जख्म को काटना शुरू कर देती हैं। अचानक दर्द इतना ज्यादा होता है कि फीलिक्स बैलेंस खो देता है और पूरा पानी में गिर जाता है। वो चीखता है, हेल्प, ये मछलियां मुझे खा रही हैं। जैनेट अपनी ड्रेस भूल जाती है और तुरंत उसका हाथ पकड़ के खींचने लगती, लेकिन फीलिक्स हैवी है, एक हाथ से नहीं निकलता। वो तारा को चिल्लाती है, नीचे आओ और मदद कर। तारा डर के मारे वहीं जम जाती। मुझे इन मछलियों से डर लगता है, और जमीन पर बैठ जाती है। बिल्कुल बेकार। जैनेट अपनी पूरी ताकत लगा के अकेले ही फीलिक्स को बाहर खींच लेती है। जब तक फिलिक्स को बाहर निकाला जाता है उसका हाथ बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। मांस फटा हुआ, अंदर से हड्डी तक नजर आ रही होती है। मेरा बच्चा, मैं अभी हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, जैनेट रोते हुए बोलती है और एम्बुलेंस कॉल करने के लिए फोन उठाती है। तारा तुरंत रोक देती है, नहीं, यहाँ एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। अगर यहाँ आई तो हमारा ट्रेसपासिंग पकड़ा जाएगा। क्या तुम्हारी ऑनलाइन करियर की कोई वैल्यू नहीं? तारा डर के मारे उसे रोक लेती है, लेकिन फिलिक्स का हाथ अगर अभी ट्रीट नहीं हुआ तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। जैनेट जल्दी सोचती है और कॉम्प्रोमाइज निकालती है। फिलिक्स को लेके जल्दी से विला से दूर निकल जाती है ताकि किसी को उनका लिंक ना मिले, और प्लान करती है कि थोड़ा दूर जाके टैक्सी लेके हॉस्पिटल जाएगी। लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाती कि उसका फोन बजता है, तारा का कॉल। तारा रो रही होती है, कुछ बहुत बुरा हो गया, लियो स्टडी रूम में चला गया, एक बड़ा पाइथन उसके अराउंड लपेट गया है, वो सांस नहीं ले पा रहा, मैं उसके पास जाने से डर रही हूँ। जैनेट के पैर थर जाते हैं, वो गिर पड़ती है। तारा बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है और आखिर पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। अब उसका सारा एटीट्यूड गायब हो चुका है। इधर मुझे पुलिस का कॉल आता है कि मेरे घर में ब्रेक इन हुआ है। तब मैं बाहर आराम से बारबेक्यू कर रहा होता हूँ। जब तक पुलिस पहुंचती है, फिलिक्स का हाथ इतना खराब हो चुका होता है कि उसे काटना पड़ता है। वो ऑलरेडी सर्जरी में होता है। लियो को पुलिस पाइथन से छुड़ाती है। वो शॉक में होता है, कुछ समझ नहीं पा रहा, फीवर भी चढ़ जाता है। जैनेट बस बेहोश हुई थी, वो बच जाती है। तारा इतनी लकी नहीं, लगातार शॉक्स ने उसका दिमाग हिला दिया है। वो पागलपन में चिल्लाती रहती है, स्पाइडर, पाइथन। उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। जब जैनेट होश में आती है, वो मुझे ब्लेम करती है, कहती है मैं जानता था वो आएंगे और मैंने ट्रैप सेट किया। वो मुझसे कंपनसेशन डिमांड करती है। पुलिस मुझे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प के लिए बोलती है। मैं सीधा घर का पूरा सीसीटीवी फुटेज उन्हें भेज देता हूँ। सब क्लियर है, गलती किसकी है। पुलिस को मेरी और जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सिर्फ अपने घर में नॉन वेनमस पर डेंजरस एनिमल्स रखे थे। अगर उन्होंने वार्निंग इग्नोर करके जबरदस्ती एंट्री नहीं की होती तो कुछ नहीं होता। मैं उन्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, उल्टा मैं उनसे अपने घर के नुकसान का पैसा वसूल करूंगा। मैं लॉयर हायर करता हूँ। अब जैनेट से सारी बात लॉयर के थ्रू होती है। अगले दिन लॉयर बताता है जैनेट धमकी दे रही है कि वो मुझे कोर्ट में बर्बाद कर देगी, लेकिन सच ये है कि गलती उनकी है। मैंने वार्निंग दे दी थी, मेरा ड्यूटी खत्म। जज भी शायद मेरे फेवर में ही डिसीजन देगा। मैं केस से नहीं डरता, उल्टा मैं खुद रेडी हूँ। मैं लॉयर से बोलता हूँ मैसेज दे, जब चाहे कोर्ट ले आओ। फिर मैं पहला मूव करता हूँ, सीसीटीवी फुटेज के फेसेस ब्लर करके ऑनलाइन डाल देता हूँ ताकि जैनेट विक्टिम बन के सिंपैथी न ले सके। फिर भी लोग उसे पहचान लेते हैं उसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी की वजह से। कमेंट्स भर जाते हैं, ये तो अमीर होने का ड्रामा करती थी और चोरी करती है। गोल्ड डिगर है दोनों बहनें, इन्हें वही मिला जो डिजर्व करती थी। पब्लिक उसके खिलाफ हो जाता है, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ। जब स्टोरी ट्रेंडिंग होती है, मैं एक और वीडियो डालता हूँ जिसमें एक्सपोज करता हूँ कि काइल ने सालों तक किसी और के बच्चे पाले बिना जाने। मुझे उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी रात काइल
काइल सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है जहां फीलिक्स और लियो एडमिट है। जैसे ही मैंने जैनेट का कन्फेशन वाला वीडियो अपलोड किया कि ट्विंस काइल के नहीं हैं, पब्लिक रिएक्शन एक्सप्लोड हो गया। एक रात में व्यूज 1 मिलियन क्रॉस कर गए। कमेंट सेक्शन बिल्कुल जंगल बन गया। किसी ने काइल का पूरा बैकग्राउंड भी निकाल दिया। बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी का ओनर, काफी अमीर और अपनी इमेज पर बहुत प्राउड। सोशल मीडिया पर हमेशा अपने ट्विन बॉयज के साथ फोटोज डालता था। ग्रेट फादर्स रेज ग्रेट सन्स। अब वही पोस्ट लोगों के लिए जोक बन गए हैं। मैं फोन साइड रखता हूँ, रेडी होता हूँ, शो शुरू हो चुका है और डायरेक्टर ओपनिंग मिस नहीं करता। मैं जानबूझ के ब्लैक कोट पहनता हूँ जो क्लियरली एटीट्यूड दिखाता है। फिर सीधा सिटी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। ऑर्थोपेडिक वार्ड तक पहुंचने से पहले ही आवाज सुनाई देती है, जैनेट की तेज चीख, बीच बीच में कुछ टूटने की आवाज। काइल प्लीज मेरी बात सुनो, वो वीडियो फेक है, ईथन ने बदला लेने के लिए बनाया है। कॉरिडोर भीड़ से भरा है। पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स सब तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। हेड नर्स पसीना पसीना हो रही है। क्राउड कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं भीड़ को साइड करता हूँ और परफेक्ट स्पॉट ले लेता हूँ। अंदर का सीन तबाह है। जो काइल पहले कॉन्फिडेंट और रिच दिखाता था, अब उसका चेहरा लाल है, गर्दन की नसें फूली हुई हैं, हाथ में आईवी स्टैंड पकड़ा हुआ है जैसे वेपन हो। जैनेट जमीन पर घुटनों के बल बैठी है, उसके पैर पकड़ के रो रही है, छोड़ नहीं रही। उसका चेहरा सूज चुका है, अभी अभी मारा गया है। एक बेड पर फीलिक्स बेहोश पड़ा है, उसका हाथ अब नहीं है। दूसरे बेड पर लियो रोता हुआ कंबल के अंदर कांप रहा है और टारा कॉर्नर में झुकी हुई ब्लैंक स्टेयर के साथ बस एक ही बात रिपीट कर रही है, स्पाइडर्स, बड़े स्पाइडर्स। उसका दिमाग टूट चुका है। काइल गुस्से में हंसता है, एक ठंडी खोखली हंसी। वो जैनेट को लात मार के दूर करता। वीडियो फेक हो सकता है पर डीएनए टेस्ट। वो अपने ब्रीफ केस से पेपर्स निकाल के उसके मुंह पर फेंकता है। सफेद पेपर्स हवा में उड़ते हैं और जमीन पर गिरते हैं। कल रात वीडियो देखते ही मैंने टेस्ट करवाया, तुम्हारे घर से लिए हुए बाल और टूथब्रश से। रिजल्ट यही है, देख लो। उनका एक बूंद खून भी मेरा नहीं। उसकी आवाज पूरे फ्लोर पर गूंजती है। 8 साल तक मैंने किसी और के बच्चों को पाला, हर महीने 20,000 दिया, तुम्हें घर दिया, गाड़ी दी। जैनेट, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। जैनेट पेपर्स को देखती है और पूरी टूट जाती है। वो उसके पैर पकड़ के रोती है। हम शादीशुदा थे, क्या वो कुछ नहीं था? बच्चे तुम्हारे नहीं तो क्या हुआ? हमारे बीच कुछ तो था। फीलिक्स का हाथ चला गया, उसे ट्रीटमेंट चाहिए, हमें छोड़ मत दो। काइल घिन से पीछे हट जाता है। हाथ हटाओ मुझसे। फिर वो 3 उंगलियां उठाता है। मैं यहाँ 3 चीजों के लिए आया हूँ। पहली, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है उसका डिपॉजिट और ईएमआई मैंने दिया है। मैंने लॉयर को बोल दिया है एसिड फ्रीज के लिए, तुरंत निकल जाओ। दूसरी, 8 साल का चाइल्ड सपोर्ट और 5 मिलियन जो डिवोर्स में दिया था, सब वापस चाहिए। ये फ्रॉड है, मैं सिर्फ पैसे नहीं तुम्हें जेल भेजना चाहता हूँ। तीसरी, वो दोनों लड़कों की तरफ देखता है, आंखों में अब सिर्फ नफरत है। आज के बाद मैं उनके मेडिकल बिल्स का 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जो 50,000 डिपॉजिट दिया था वो भी रिफंड करवा लिया। ये सुनते ही जैनेट टूट जाती है। नहीं काइल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फीलिक्स के ट्रीटमेंट के लिए 100,000 से ज्यादा चाहिए। अगर तुम पैसे हटा लोगे तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रोक देगा। तुम हमें मार रहे हो, जैनेट चिल्लाती है। काइल ठंडी हंसी हंसता है। तुम्हें मार रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जाओ उनके असली बाप को ढूंढो। वो सीधा मुड़ के जाने लगता है। जैनेट डेस्परेट होकर उस पर झपटती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे जोर से धक्का देता है। वो साइड टेबल से टकरा के गिरती है। उसके माथे से तुरंत खून निकलने लगता है। तभी मैं, जो दूर से सब देख के एंजॉय कर रहा था, धीरे धीरे ताली बजाना शुरू करता हूँ। वाह क्या सीन है। सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। हर कोई मेरी तरफ देखता है। जैनेट अपने माथे का खून रोकने की कोशिश करती है। उसका चेहरा डरावना लग रहा होता है। जैसे ही वो मुझे देखती है, उसकी आंखों में सीधा जहर भर जाता है। ईथन, तुमने ये सब किया, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो मेरी तरफ दौड़ती है, लेकिन मैं साइड हो जाता हूँ। वो सीधा आगे निकल के गिर जाती है। मैं आराम से उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। जो मर्जी खाना खाओ, पर बोलने से पहले सोच लो। तुमने अपने हस्बैंड को चीट किया, तुम ही अपनी फैमिली को मेरी प्रॉपर्टी में इल्लीगल लेके आई, सब तुम्हारी लालच का रिजल्ट है। इसमें मेरी क्या गलती? काइल मेरी तरफ देखता है। उसके फेस पर थोड़ा काम आता है, शायद ग्रेटिट्यूड। अगर मेरा वीडियो नहीं होता तो वो जिंदगी भर बेवकूफ बनता रहता। थैंक्स मैन, वो बोलता है और मेरे शोल्डर पर हाथ रखता है। तुम सेंट नहीं हो, पर मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ। मेंशन मत करो, मैं बस अपनी चीज प्रोटेक्ट कर रहा था। काइल छोटा सा ग्रंट करता है और बिना पीछे देखे निकल जाता है। उसके जाते ही जैनेट की लास्ट होप खत्म हो जाती है। वो जमीन पर मुंह के बल गिर के रोते हुए हाथ पटकती है। लियो बेड पर इतना रोता है कि उसका बॉडी हिल रहा होता है। तारा कॉर्नर में हवा को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे इनविजिबल स्पाइडर्स उसके आसपास घूम रहे हो। लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं। गोल्ड डिगर है ये, सही हुआ। बच्चे भी उसके नहीं थे, कितनी गंदी हरकत। अब पैसे भी वापस देने पड़ेंगे। सब खत्म हो गया। मैं वहाँ से नहीं जाता। मैं जैनेट के पास जाके बैठता हूँ। रोना बंद करो, एनर्जी बचाओ। काइल चला गया और मैं चैरिटी देने नहीं आया। मैं अपनी पॉकेट से एक लंबा डॉक्यूमेंट निकालता हूँ और उसके सामने रख देता हूँ। ये लिस्ट है तुम्हारे डैमेज की। वाइन जो तुमने पी, खाना जो खाया, एंटीक वेसेस जो तोड़े, कारपेट जो खराब किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे कलेक्टिबल फिगरीन्स जो तुमने तोड़ दिए। टोटल वैल्यूएशन लगभग 36 लाख युआन। जैनेट शॉक में उठती है। 36 लाख? पागल हो गए हो क्या? प्लास्टिक के टॉयज की इतनी वैल्यू? मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। वो चीप टॉयज नहीं थे, लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल्स थे, मार्केट में प्राइसलेस।
यूजलेस, सर्टिफाइड अप्रेजल हो चुका है, कोर्ट सब मानेगा। फिर मैं झुक के धीरे से उसके कान के पास बोलता हूँ, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? सुना है तुम्हारा वो पुराना बॉयफ्रेंड जो क्रिमिनल था जेल से अभी रिलीज हुआ है। सोचो अगर उसे पता चले कि उसके 2 बेटे हैं और एक पैसे वाली एक्स उसका वेट कर रही है। जैनेट का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसका पूरा बॉडी कांपने लगता है। वो उस आदमी को जानती है, एक डरावना इंसान, चिपक जाने वाला जिससे छुटकारा पाना मुश्किल था। उसने सालों मेहनत करके उससे छुटकारा पाया था, फिर काइल को पकड़ा था। तुम क्या करोगे? वो डर से पूछती है। मैं सीधा खड़ा होता हूँ, अपने कोट को साफ करता हूँ और शांति से बोलता हूँ, फैमिली तो फैमिली होती है और फैमिली को साथ रहना चाहिए। जब कायल इन बच्चों को नहीं चाहता तो किसी को तो उनका बाप बनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं लगता? मैं ठंडे अंदाज में बोलता हूँ। जैनेट चीख पड़ती है, तुम इंसान नहीं हो इथन, तुम मॉन्स्टर हो। मैं उसकी बात इग्नोर करता हूँ, मुड़ता हूँ और एंटीसेप्टिक और डिस्पेयर से भरे वार्ड से बाहर निकल जाता हूँ। बाहर तेज धूप है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, फोन निकालता हूँ और एक नंबर डायल करता हूँ। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने दिया था। जैक, सुना है तुम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? जैनेट के बारे में कुछ बड़ा है, 2 जवान बेटे और पैसे का मौका। लाइन के उस साइड से एक रफ लालची आवाज आती है। कौन बोल रहा है? मैं कहता हूँ, मैं कौन हूँ मैटर नहीं करता। जैनेट सिटी हॉस्पिटल में है, ऑर्थोपीडिक्स वार्ड 3। जल्दी आओ वरना चांस किसी और को मिल जाएगा। मैं फोन काट देता हूँ और ट्रैफिक लाइट्स को देखते हुए हल्का सा ठंडा स्माइल करता हूँ। जैनेट, तारा, तुम्हें लगता है ये खत्म हो गया? नहीं, ये तो शुरुआत है। तुम्हें दूसरों की चीजें छीनना पसंद है ना? आज तुम्हें गिफ्ट मिलने वाला है। कुत्ता खुल चुका है, अपनी फैमिली का स्वागत करो। मैं लॉबी में आराम से बैठ जाता हूँ, कॉफी ऑर्डर करता हूँ और धीरे धीरे पीता हूँ। लगभग 20 मिनट बाद एंट्रेंस पर हंगामा होता है। एक आदमी फ्लैशी फ्लोरल शर्ट और टाइट जीन्स में, चेहरे पर कठोर जिंदगी के निशान, कंधे पर ड्रैगन टैटू। ये जैक है। उसके पीछे 2 ब्लॉन्ड चमचे चल रहे हैं, टिपिकल स्ट्रीट गुंडे। मैं कैप नीचे करके देख रहा होता हूँ जब वो सीधा एलिवेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी उन्हें फ्लोर और रूम नंबर दे दिया है। मैं अपना फोन निकाल के ब्लूटूथ ईयरपीस से कनेक्ट करता हूँ, जो मैंने पहले जैनेट के वार्ड के पास छोड़ा था। जो आवाज आती है वो सुन के सेटिस्फैक्शन मिलता है। लगता है वार्ड का दरवाजा लात मार के तोड़ दिया गया है। कौन है जैनेट? बाहर आ। जैक की गरज सुनाई देती है। जैनेट की डर से भरी चीख तुरंत आती है। जैक, तुम यहाँ कैसे आए? जैक चिल्लाता है, चुप। सुना है तुमने मेरे 2 बच्चे पैदा किए और अपने रिच एक्स से 5 मिलियन निकाले, पैसे दो। जैनेट रोती है, मेरे पास नहीं है, सब वापस लिया जा रहा है, प्लीज जाओ। एक तेज थप्पड़ की आवाज आती है। मैं थोड़ा विंस करता हूँ। जैक बोलता है, मैं अभी जेल से निकला हूँ और तू बोल रही है पैसे नहीं? गले में चेन तो हैवी लग रही है, उतार। वार्ड में केओस मच जाता है। जैनेट की चीखें, लियो के रोने की आवाज, चीजें टूटने की आवाज। जैनेट रोती है, यही लास्ट है, मत लो, फेलिक्स को सर्जरी चाहिए। जैक हंस के बोलता है, सर्जरी किस लिए? हाथ तो वैसे ही गया, बड़ा होके बेकार होगा, नुकसान अभी ही कट कर। फिर रुकता है। ये दूसरा लड़का ठीक लग रहा है, मेरे साथ आ सकता है, काम करेगा। मैं धीरे से हंस देता हूँ। ये है वो रियल मैन जिसके लिए जैनेट ने सब कुछ किया। उसकी नजर में कायल बेवकूफ था और ये उसका हीरो। अब वही उसे सबक सिखा रहा है। जैनेट चीखती है, मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। फिर मारपीट की आवाजें आती हैं। तभी टारा, जो अपनी ही दुनिया में थी, अचानक रिएक्ट करती है, शायद डर या इंस्टिंक्ट से। वो चीखती है, स्पाइडर्स, बड़े काने स्पाइडर्स, वो तुम्हें काट लेंगे। वो एक थर्मस उठा के जैक पर फेंकती है। डायरेक्ट नहीं लगता, लेकिन उसमें से गर्म पानी निकल के जैक पर गिर जाता है। ये क्या? कौन है ये पागल औरत? जैक गुस्से से फट पड़ता है, तुमने मुझ पर ये चीज फेंकी, लड़को इसे मारो, तब तक मारो जब तक ये चुप ना हो जाए। उस पल में वार्ड सच में एक जहन्नुम बन जाता। जैनेट और तारा, वो दोनों जो पहले इतनी एरोगेंट थी, जो हमेशा दूसरों को नीचा समझती थी, मुझे देखकर भी कोई वैल्यू नहीं देती थी, अब 3 गुंडों के सामने बिल्कुल बेबस पिट रही हैं। नर्सेज और सिक्योरिटी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक जैसे आदमी के सामने, जो अभी अभी जेल से निकला है और जिसे कोई शर्म या डर नहीं, कोई भी सीधा बीच में घुसने की हिम्मत नहीं करता। वो लोग सिर्फ दूर पर खड़े होकर चिल्लाते हैं, पुलिस को बुला लिया गया है। जैक बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो गरज के बोलता है, मैं अपनी ही फैमिली को डिसिप्लिन कर रहा हूँ, ये डोमेस्टिक मैटर है, पुलिस मेरा क्या कर लेगी? और सच कहूँ तो वो गलत भी नहीं है। ऐसे केसेस में पुलिस के लिए एक्शन लेना मुश्किल होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन की डिटेंशन, और जैक जैसे आदमी के लिए डिटेंशन सेंटर तो एक फ्री होटल जैसा ही है। मेरे ईयरपीस में जो आवाजें आ रही होती हैं, रोना, चिल्लाना, मदद की भीख, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं, ज्यादा डेस्परेट हो जाती है, और मुझे समझ आ जाता है कि अब परफेक्ट टाइमिंग है। ये पूरा डॉग ईट डॉग तमाशा सिर्फ जैनेट को फिजिकल नहीं, मेंटल लेवल पर भी तोड़ चुका है। उसकी लास्ट होप, उसकी लास्ट डिग्निटी, सब खत्म। मैं आराम से अपना ईयरपीस निकालता हूँ, पास के डस्टबिन में डाल देता हूँ और बिना पीछे देखे हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता हूँ। रोड के उस पार एक शांत कैफे में एक आदमी बैठा होता है, परफेक्ट सूट, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस और बिल्कुल रिलैक्स तरीके से डॉक्यूमेंट्स देख रहा है। ये प्रेस्टन है, टॉप लेवल क्रिमिनल लॉयर। मैंने इसे काफी महंगी फीस देकर हायर किया है। इसका फेमस लाइन है, मुझे इतना पैसा दो कि मैं शैतान के हिसाब किताब में भी गलती निकाल दूं। मैं उसके सामने जाके बैठता हूँ, सॉरी वेट कराया। वो अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है और हल्का प्रोफेशनल स्माइल देता है। मिस्टर ईथन, मैंने आपका पूरा केस रिव्यू कर लिया है।
है। ये परफेक्ट, ये सिर्फ सिविल केस नहीं है, इससे हम फुल क्रिमिनल केस बना सकते। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे तरफ स्लाइड करता है। सबसे पहला चार्ज, क्रिमिनल ट्रेसपास। आपके सर्वेलेंस फुटेज क्लियरली दिखाता है कि उन्होंने लॉक तोड़ के एंट्री ली, फिर नया लॉक लगाया और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया। इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। वो रुकता है, फिर बोलता है। दूसरा, ग्रैंड थेफ्ट। उन्होंने आपके लग्जरी आइटम्स बेचे, प्रीमियम वाइन पी, हाई एंड फूड यूज किया। अमाउंट काफी बड़ा है। आपके डैमेज असेसमेंट के बेसिस पर ये एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट कैटेगरी में आता है, जिसमें मिनिमम 10 साल की सजा होती है। फिर वो तीसरा पॉइंट बोलता है, मिलिशियस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। आपके कलेक्टिबल फिगरीन्स और एंटीक वास काफी वैल्यूएबल थे, उनका इंटेंशनल डैमेज क्लियर एविडेंस के साथ है। उसकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे टैप करती हैं, जैसे किसी के लिए डेथ बेल बज रही हो। फिर वो आगे बोलता है, बच्चे की इंजरी के केस में भी आप बिल्कुल सेफ हैं। आपने एंट्रेंस पर क्लियर वार्निंग साइन लगाया था, सर्वेलेंस सिस्टम था, आपने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी। इलीगल इंट्रूडर्स होने की वजह से उन्हें जो इंजरी हुई, उसकी कोई लीगल लायबिलिटी आप पर नहीं आती। वो थोड़ा आगे झुकता है, उल्टा हम उन पर काउंटर स्यू कर सकते। उन्होंने आपके एनिमल्स को डिस्टर्ब किया, आपके पॉन्ड इकोसिस्टम को डैमेज किया। ये सब सुन के मुझे अंदर से एक क्लीन सेटिस्फैक्शन फील होती। ये होता है असली गेम, सीधा रूट पर अटैक। मैं उससे एक और चीज बताता हूँ। जो आदमी ऊपर वार्ड में है, जैक, वो उन बच्चों का असली बाप। वो अभी आया था और उन पर अटैक करके उनकी ज्वेलरी भी ले गया। प्रेस्टन की आंखों में इंटरेस्ट चमक उठता। अगर हम जैक को अकम्प्लिस या रॉबरी में इंक्लूड कर सकें तो केस और स्ट्रांग हो जाएगा और पनिशमेंट भी हैवी होगी। वो अपने ब्रीफ केस से एक मोटा लीगल डॉक्यूमेंट निकालता है और मुझे पेन देता है। मिस्टर ईथन, सिर्फ एक सिग्नेचर और ये इंडाइटमेंट सीधा कोर्ट और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो चला जाएगा। हम उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा देंगे, उन्हें कंट्री छोड़ने से रोक देंगे और इतने बड़े अमाउंट के केस में अथॉरिटीज तुरंत एक्शन लेंगी। मतलब सीधा ये लोग हॉस्पिटल वार्ड से डिटेंशन सेल में ट्रांसफर होंगे। मैं पेन उठाता हूँ, उसकी शार्प टिप को 1 सेकंड देखता हूँ और बिना किसी हेजिटेशन के साइन कर देता हूँ। बाकी सब तुम संभालो प्रेस्टन। मैं खड़ा होता हूँ और उसका हाथ फर्मली शेक करता हूँ। पैसे कोई इशू नहीं, लीगल कॉस्ट भी मैटर नहीं करती, सिर्फ एक कंडीशन है। मेरा चेहरा ठंडा हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये लोग उस सेल में सड़े, उन्हें समझ आए कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते, कुछ लोगों से पंगा लेने के लिए नहीं होते। प्रेस्टन हल्की सी स्माइल करता है, उसकी आंखों में ठंडी सर्टेनिटी होती है। जैसे आप चाहें, इस गेम में मैं शिकारी हूँ। मैं कैफे से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ हॉस्पिटल के बाहर पुलिस व्हीकल्स रुक रही हैं, लाइट्स फ्लैश हो रही हैं, लेकिन मुझे पता है ये जैनेट को बचाने नहीं आए, ये उसे हथकड़ी पहनाने आए हैं। ऊपर जैक जितना ज्यादा हंगामा करेगा, जैनेट की सिचुएशन उतनी ही बुरी होगी। और जैसे ही पुलिस आईडीज चेक करेगी और पता चलेगा कि ये दोनों सिस्टर्स एक बड़े थेफ्ट केस में वांटेड है, मैं हंसी नहीं रोक पाता। जैनेट, जब तुम्हें लगता है तुमने लाइफलाइन पकड़ी है और पता चले वो फांसी का फंदा है, तब तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? मेरा फोन वाइब्रेट करता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मैसेज। मिस्टर ईथन, आपके विला के बाहर भीड़ जमा हो गई है, कह रहे हैं इंजर्ड बच्चे के रिलेटिव्स हैं, बैनर लगा दिया है, लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ जैनेट अभी भी लास्ट ट्राई कर रही है पब्लिक सिंपैथी यूज करने की, लेकिन उसे नहीं पता पब्लिक की नजर में अब वो बेचारी मां नहीं, एक जोक बन चुकी है। मैं रिप्लाई करता हूँ, होने दो नॉइज, जितना ज्यादा उतना अच्छा, क्योंकि जो आने वाला है, प्रेस्टन का लीगल नोटिस और पुलिस वारंट, वो उसके लाइव स्ट्रीम के लिए सबसे बड़ा शो होगा। जब मैं विला की तरफ ड्राइव करता हूँ, दूर से ही भीड़ दिखती है, लोगों की दीवार, मीडिया वाले कैमरास के साथ, इन्फ्लुएंसर्स लाइव जा रहे हैं। बीच में एक बड़ा व्हाइट बैनर, हार्टलेस रिच मैन कीप्स डेंजरस एनिमल्स, इंजर्स इनोसेंट चाइल्ड, जस्टिस मस्ट बी सर्व। उसके नीचे जैनेट खड़ी है, सर पर बैंडेज, चेहरे पर फ्रेश ब्रूजेस, कैमरे के सामने रो रही है, परफेक्ट एक्टिंग के साथ। प्लीज सब लोग मेरी हेल्प करें, ईथन ने बदला लेने के लिए घर में पिरानाज और पाइथन रखे, मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, उसका हाथ कट गया, वो अभी भी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है और ईथन 1 रुपया भी नहीं दे रहा। वो इतनी कन्विंसिंगली रोती है जैसे अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हो। हाँ, हम रिलेशनशिप में थे, मैंने गलती की, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश करे। ये मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। उसके पास जैक भी ड्रामा कर रहा है, उसने इससे बिजनेस बना लिया है। शर्टलेस खड़ा है, टैटूज दिखा रहा है, हाथ में आयरन रॉड लेके मेरे गेट पर जोर जोर से मार रहा है। ईथन बाहर आ, वो कैमरास के सामने चिल्लाता है। पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तू अनटचेबल है, आज 10 मिलियन दे वरना मैं इस जगह को ईंट ईंट तोड़ दूंगा। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स फ्लड हो रहे हैं, जो लोग सच नहीं जानते वो गुस्से में है। बेचारा बच्चा, कौन पिरानाज रखता है घर में, इसे जेल जाना चाहिए। मैं ये सब देख के गुस्सा नहीं होता, सिर्फ मजा आता है। मेरे पास बैठा प्रेस्टन ग्लासेस एडजस्ट करके बोलता है, मिस्टर ईथन, ये लोग खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। इलीगल गैदरिंग, इंसाइटमेंट, एक्सटॉर्शन, अभी के चार्जेस में ये भी ऐड हो जाएगा। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं बोलता हूँ, तो फिर ऑडियंस को वेट क्यों कराएं? मैं कार का डोर खोलता हूँ और बाहर निकलता हूँ। मेरे पीछे 4 पुलिस व्हीकल्स आके रुकती हैं। रेड ब्लू लाइट्स चमक रही हैं। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। एक ऑफिसर जोर से बोलता है, पुलिस सब पीछे हटो। एक ही पल में कियोस्क खत्म हो जाता है। इन्फ्लुएंसर्स भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। जैनेट मुझे देख लेती। एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर आता है, लेकिन तुरंत ग्रीड उसे रिप्लेस कर देता है। उसे लगता है पुलिस पब्लिक प्रेशर की वजह से मुझे पकड़ने आई है। ऑफिसर्स, वो है। जैनेट उंगली दिखा के चिल्लाती है, उसने मेरे बेटे को हर्ट किया, उसे अरेस्ट करो। जैक अपनी आयरन रॉड जमीन पर टिकाता है और स्मर्क के साथ आगे बढ़ता है। वेल, फाइनली बाहर आ ही गया। स्मार्ट मूव होगा पैसे दे
देना, वरना क्या। मैं सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ। बिना रुके उसके पास से निकल जाता हूँ और सीधा जैनेट के सामने जाके रुकता हूँ। हर डायरेक्शन से कैमरेज मेरे ऊपर फोकस्ड है, लेकिन मैं बिल्कुल काम हूँ। मैं एक लाइव स्ट्रीम फोन की तरफ मुड़ता हूँ और हल्की कंपोस्ट स्माइल देता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। जब इतनी बड़ी ऑडियंस है तो चलो यहीं सबके सामने हिसाब क्लियर कर लेते हैं। मैं साइड होता हूँ, प्रेस्टन आगे बढ़ता है, ब्रीफकेस हाथ में, पूरा कंट्रोल ले लेता है। मैं मिस्टर ईथन का लीगल काउंसिल हूँ। मेरा नाम प्रेस्टन है। उसकी आवाज ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन हर वर्ड शार्प और अथॉरिटेटिव है। वो अपने ब्रीफकेस से एक ऑफिशियल रेड सील वाला डॉक्यूमेंट निकालता है और कैमरे के सामने दिखाता है। मिस जैनेट, मिस टारा और उनके एसोसिएट्स ने मेरे क्लाइंट के घर में इल्लीगल एंट्री की। पुलिस ने इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली ओपन कर दी है। ये उसका नोटिस है। भीड़ में हंगामा मच जाता है। जैनेट का रोना एकदम रुक जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये झूठ है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। अपने बॉयफ्रेंड के घर जाना ट्रेसपासिंग कैसे हुआ? मैं तुरंत ठंडी आवाज में बोलता हूँ, जब मैंने क्लियरली तुम्हें मना किया और लॉक्स चेंज किए, तब तुमने लॉकस्मिथ हायर करके जबरदस्ती एंट्री ली। सब फुटेज में रिकॉर्ड है। प्रेस्टन बिना रुके बोलता रहता। क्रिमिनल कोड के आर्टिकल 245 के हिसाब से इल्लीगल एंट्री पर 3 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ पहला चार्ज है। वो दूसरा डॉक्यूमेंट निकालता है, डैमेज असेसमेंट लिस्ट। मिस जैनेट, आपने इल्लीगल ऑक्यूपेशन के दौरान मेरे क्लाइंट के लग्जरी गुड्स और वाइन चुराकर बेची, वैल्यू 1,200,000 युआन। आपने डेलिबरेटली कलेक्टिबल फिगरीन्स और एंटीक्स डिस्ट्रॉय किए, वैल्यू 3,600,000 युआन, टोटल 4,800,000 युआन। ये एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट कैटेगरी में आता है, जिसमें मिनिमम 10 साल की सजा होती है। हर नंबर जैसे हैमर की तरह गिरता है। सीन बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जो लोग पहले मुझे गाली दे रहे थे वो तुरंत साइड चेंज कर देते। 4.8 मिलियन, ये ब्रेकअप फाइट नहीं, रॉबरी है। लॉक तोड़ के 20 दिन रहे और अब पैसे मांग रहे हैं। अभी तक बच्चे को इनोसेंट बोल रहे थे, उसने ही कलेक्टिबल्स तोड़ दिए थे। जैनेट का पूरा बॉडी कांप रहा है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पुलिस तक जाऊंगा, वो भी इतने एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ। वो घबरा के जैक की तरफ देखती है। अब क्या करे? जैक 4.8 मिलियन सुन के एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन उसकी सोच सिंपल है, लॉ की परवाह नहीं। भाड़ में जाए लॉ, वो चिल्लाता है और आयरन रॉड मेरी तरफ घुमाता है। मेरा बेटा हाथ खो चुका है, ये सच है। आज पैसे दे वरना तुझे यहीं मार दूंगा। वो यूनिफॉर्म्ड पुलिस के सामने मुझे अटैक करने की कोशिश करता है। फ्रीज, रॉड नीचे डालो। ऑफिसर्स रेडी थे। जैसे ही जैक मूव करता है, 3 टैक्टिकल ऑफिसर्स तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। छोड़ो मुझे, वो झगड़ता है, लेकिन ट्रेन्ड ऑफिसर्स के सामने उसकी स्ट्रीट फाइटिंग कुछ नहीं। एक शार्प मूव में उसका हाथ पीछे लॉक कर दिया जाता है और हैंडकफ्स लग जाती हैं। लीड ऑफिसर आगे आता है। जैक सही, हॉस्पिटल से कंप्लेंट आई है असॉल्ट और रॉबरी की। अब इसमें आर्म्ड असॉल्ट और एक्सटॉर्शन भी ऐड होगा। ले जाओ इसे। जैक चीखता रहता है, मैं बाप हूँ, मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये मेरा हक है। तुम्हें मुझे अरेस्ट करने का कोई हक नहीं है। जैक अभी भी गुस्से में चिल्लाता रहता है जब उसे पुलिस व्हीकल में धकेला जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद होता है, उसकी आवाज अंदर ही दब जाती है और बाहर कुछ नहीं सुनाई देता। जैक का सीन खत्म होते ही ऑफिसर्स जैनेट की तरफ मुड़ते हैं, जो तब तक जमीन पर पूरी तरह से टूट चुकी होती है। जैनेट, तुम पर क्रिमिनल ट्रेसपास और ग्रैंड थेफ्ट का शक है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी क्रिमिनल डिटेंशन में लिया जा रहा है। हैंडकफ्स उसके हाथों में क्लिक करके बंद हो जाती हैं। उस पल जैनेट को फाइनली समझ आ जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, प्लीज मुझे मत ले जाओ। जैनेट पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती। वो मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में भीख होती है। ईथन, ईथन, मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे कभी तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए था। प्लीज ऑफिसर से कुछ कहो, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं जेल चली गई तो फीलिक्स और लियो का क्या होगा? मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे कुछ फील ही ना हो, ना गुस्सा ना दुख, कुछ भी नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं धीरे से झुक के उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ, जब तुमने मेरा दरवाजा तोड़ के खोला, मेरी वाइन पी, जो मैंने सालों मेहनत से बनाया उसे बर्बाद किया और मेरे घर को अपना समझने लगी, तब मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द तुम्हारे दिमाग में आया था। फिर मैं और पास झुकता हूँ और धीमी आवाज में बोलता हूँ, और बच्चों की चिंता मत करो, स्टेट के पास वेलफेयर होम्स होते हैं। जिन पेरेंट्स के घर में वो पैदा हुए हैं उनके लिए शायद वही सबसे बेहतर जगह होगी। मैं सीधा खड़ा होता हूँ और हाथ से एक हल्का सा डिसमिसिव जेस्चर करता हूँ, जैसे कोई छोटी सी चीज हटा रहा हूँ। ले जाओ इसे। 2 फीमेल ऑफिसर्स जैनेट को पकड़ के पुलिस व्हीकल की तरफ ले जाती। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर जाती हैं, कमजोर पड़ती हैं और फिर रात के अंधेरे में बिल्कुल गायब हो जाती हैं। पुलिस व्हीकल्स इंजन गरजते हुए निकल जाती हैं और साथ ही सारा शोर भी ले जाती हैं। विला के बाहर अब सिर्फ टूटा फूटा सामान पड़ा है और एक भीड़ जो अभी तक समझ नहीं पाई कि उन्होंने क्या देखा। प्रेस्टन अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है और अपने फोन की स्क्रीन देखते हुए बोलता है, मिस्टर ईथन, ऑनलाइन पब्लिक सेंटिमेंट पूरी तरह रिवर्स हो चुका। आपका जो अभी परफॉर्मेंस था फ्लॉलेस था। टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है मॉरल ब्लैकमेल को डिसमेंटल करने का मास्टर क्लास। मैं अपने फोन की तरफ एक नजर डालता हूँ। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा होता है, लेकिन अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रेस्टन, अब यहाँ से सब तुम हैंडल करो। मैं विला की तरफ देखता हूँ, ये वही जगह है, पर अब कुछ अलग लग रही है। इस पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब ये साफ हो चुकी। मैं कोई सेटलमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कोई अपॉलॉजी लेटर भी नहीं। मुझे मैक्सिमम सेंटेंस चाहिए। प्रेस्टन हल्का सा झुकता है। समझ गया, मैं इंश्योर करूंगा कि उन्हें काफी लंबा टाइम जेल में मिले और अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा वो 4,80,000 युआन चुकाने में लगाएं। मैं मुड़ता हूँ और यार्ड की तरफ चल पड़। पॉन्ड अब खाली है। पिरान्हास
पास जिन्होंने अपना काम परफेक्टली किया उन्हें मेरा दोस्त ले गया है। लेकिन उस खाली पॉन्ड को देखते हुए भी मुझे फीलिक्स का चेहरा याद आता है जब वो पानी में गिरा था। उस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, डर। क्या सब खत्म हो गया? एक पल के लिए मैं सोचता हूँ, फिर खुद ही जवाब देता हूँ, नहीं, अभी एक लास्ट गिफ्ट बाकी है तारा के लिए, जो अब साइकेट्रिक वार्ड में अपने ही डर के जाल में फंसी हुई है। कहते हैं जब भी वो आंखें बंद करती है उसे स्पाइडर्स दिखते हैं, तो फिर मैं उसे दिखाता हूँ एक ऐसा जाल जहाँ से कभी बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं।